जम्मू आजकल प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत पुराना इतिहास है। जहां तक समाचार पत्रों का सवाल है, समाचार पत्र जम्मू कश्मीर में सबसे पहले यहाँ से पढ़े जाते थे। मैं बाकी देश से नहीं तुलना कर सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर ये बात जरूर कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी और इस बात में उनका बहुत ही रुझान था कि अखबारों को, समाचार पत्रों को, न्यूज़ को जानने का। ये हमारा इतिहास है। आज भी अगर हम कहें जम्मू कश्मीर में जितने भी समाचार पत्र हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कश्मीर के अंदर खासकर लोग खरीद कर अखबार पढ़ते हैं, जो सारे हिंदुस्तान में उसकी परंपरा नहीं है। एक अखबार को लेकर 10 आदमी 20 आदमी पढ़ते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अखबार खरीदना की एक आदत है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अगर हम बात करें तो आज हम इनके बारे में, इसका स्तर क्या रह गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूं यूं वक्त बदलता गया, समाचार पत्र बढ़ते गए, अखबारें बढ़ते गए। हालांकि हम डेमोक्रेसी का इसका चौथा पिलर जब कहते हैं, चौथे पिलर का इस वक्त क्या पोजीशन है। इस वक्त अगर हम देखते हैं अखबारों के भंडार हैं, चैनल्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, लेकिन स्तर क्या है उनका, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनी दुआ जी और वरिष्ठ वकील शेख शकील साहब। अब जाना पहचाना चेहरा आपके लिए। सबसे पहले हम शुरुआत आपसे करेंगे सनी जी। आपने भी बहुत देर इस फील्ड में काम किया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू की बात करूं मैं, खासकर कश्मीर और जम्मू में थोड़ा सा फर्क दोनों में आ गया। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में जहां तक जर्नलिज्म की पोजीशन है वो क्या है, कहां से शुरू हुआ और कहां ही पहुंच गई? आदर्श जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि जर्नलिज्म का एक लीगल एस्पेक्ट भी रहता है, जिसके लिए शेख शकील अहमद साहब हमें बताएंगे, उस पर रोशनी डालेंगे कुछ। लेकिन ज़्यादा जर्नलिज्म पे मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद भी एक अभी स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हूँ। मैं इस स्टूडेंट तो आखिर तक रहेंगे जी जी, मैं वही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है यहाँ पे हर रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना है। लेकिन हकीकत यह है कि आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे जो इमीडिएट उस्ताद थे मिस्टर वेद बसीन, कश्मीर टाइम्स के एडिटर ओनर, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने उन्हीं के पास काम स्टार्ट किया था और उन्हीं से काम मेरा ख़त्म हुआ था। आजकल मैं फ्रीलांस करता हूँ, डेली एक्सेलसियर के लिए आर्टिकल लिखता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे जाता हूँ। जम्मू कश्मीर, जैसा कि आदर्श जी ने कहा कि जर्नलिज्म का एक हॉटबेड भी था। यहाँ की न्यूज़ जो थी पूरे वर्ल्ड को सेल करती थी, और यहीं से बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी निकले। लाला मुल्क राज सराफ थे जिन्होंने रणबीर न्यूज़पेपर निकाला था। जी जी जी। जर्नलिज्म उस ज़माने में एक ऐसे मैार पे था कि जहाँ पे वो डायरेक्ट कजल्स लेते थे सिस्टम के साथ। और उस ज़माने में मैंने जहाँ तक पढ़ा और सुना और देखा भी है कि कुछ लोगों को एडिटोरियल्स टफ लिखने के लिए पेनल्टीज़ भी होती थी, और वो पैसे की पेनल्टीज़ होती थी जो देना एक सहाफ़ी के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन सहाफ़ी के पास दो ही ऑप्शन होते थे, या तो अपॉलॉजी या फिर एक अपना फ़ाइन। लेकिन अपनी बात पे टिके रहना और अपने असूलों पे टिके रहना, ये उन्हीं लोगों की देन थी। आप भी उन्हीं में से आते हो जिन्होंने पीर पंचाल न्यूज़ को उस ज़माने से स्टार्ट किया जहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। तो एक बहुत सफ़र तय किया जर्नलिज्म ने। आज की डेट में अगर आप जैसा कह रहे हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के हाउसेस भी खुल रहे हैं, ये एक हेल्दी साइन है। मैं समझता हूँ इससे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है लोगों में। लेकिन साथ साथ भी आदर्श जी, मैं इस थॉट का एक, जैसे कहते हैं ना, इस स्कूल ऑफ थॉट का मैं समझता हूँ जो है कि जर्नलिज्म इन बिल्ट होता है। जैसे म्यूज़िक, राइटिंग, रीडिंग, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, ये इनबॉर्न होते हैं। आप इस कला को किसी इंस्टीट्यूशन से रिफाइन कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई मेयार नहीं है कि आप किसी को एक जर्नलिज्म के स्कूल के अंदर इस गेट से डालोगे तो दूसरे गेट से एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट पैदा हो जाएगा। जी जी, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। चलिए जी, आपने लाला मुल्क राज साहब जी की बात की, जिसे हम कहते हैं कि उनका रणवीर पेपर जम्मू का फादर ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है, यहाँ के लोग जो है, खासकर जम्मू के, बहुत उससे भी पहले समाचार पत्रों के साथ जुड़े हुए थे। मैं आपको ये बता दूं कि उनका रुझान यही था। मैं 1876 में 1876 में वीकली, जो नागरी हमारी हिंदी में देवनागरी भाषा है, उसमें से निकलती थी, यहाँ से एक वीकली अखबार निकलती। और 1877 में ये एक धर्म दर्पण, ये एक रिलीजियस मैगजीन थी, 1877 में निकलती थी। और
1906 में तोहफा कश्मीर, ये कश्मीर का सबसे पहली अखबार थी जो निकली थी, वो नहीं पहली उसके बाद 1932 में निकली, जो था वितस्ता। ये पहली अखबार थी जो कश्मीर में जो न्यूज़पेपर के रूप में सामने आई, जिसे प्रेमनाथ बजाज जो थे उनके एडिटर थे। और ये 1924 में 24 जून 1924 में रणवीर जम्मू में आई, जिसे मुल्क का शराब जिन्हें हम फादर आफ्टर चल रही थी वो निकालते थे। और मेरा ये कहने का, इससे पहले भी मुझे अभी उसका बारे में कुछ पता पूरा नहीं चला, लद्दाख से सबसे पहले एक अखबार, छोटी सी अखबार निकली थी, उसके बारे में अभी पूरी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता है कि लद्दाख से निकली थी। मेरे कहने का मतलब है कि हम अखबारों के साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। शकील साहब, आप चूंकि कानूनी राय भी रखते हैं, इस वक्त जो जम्मू के अंदर पोजीशन बनी है, अखबारों बहुत ज़्यादा हुई है, मैं यूँ समझता हूँ कि बिजनेस बन गया है, न्यूज़पेपर्स का एक बिजनेस बन गया है। जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं वो भी सामने आ गए हैं। बुराई नहीं है इसमें, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे भारत में भी हैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं अखबार चलाते हैं। लेकिन अखबार का जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो नहीं रहा। सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं आपसे लीगली भी जानना चाहूँगा, आज के ज़माने में एक आदमी 3000 का मोबाइल लेके अपने हाथ में डमी पकड़ के जर्नलिज्म कर रहा है, वो कहाँ तक? देखिए, सनी जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, जर्नलिज्म और लीगल प्रोफेशन, मुझे लगता है इनका चोरी दामन का साथ है। और अदरचीफ मैं आपको सही में कहूँ कि एक ज़माना ऐसा था जम्मू में कि हम लोग इंतज़ार करते थे कि सुबह कब होगी तो अखबार हमारे घर में कब आएगी और आप अखबार पढ़ें। और ख़ास तौर पर एक वैरायटी थी जम्मू में, 3-4 किस्म के जो अच्छे अखबार थे। कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट लिखता था, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट लिखता था। तो वो एक रीडर को ना, ख़ास तौर पर उसको ना एक बड़ा वैरायटी मिल जाती थी एक। तो आप देखिए, कुछ लोग तो ऐसे थे कि जब तक वो वेद जी का एडिटोरियल ना पढ़ें जी तो तब तक तो उनका नाश्ता नहीं होता था। तो क्योंकि उनको मालूम होता था कि कुछ भी होगा, वेद जी ने कहीं ना कहीं सिस्टम को हिट किया होगा, निज़ाम को हिट किया होगा। आज आप देखिए, आपने जिस तरफ इशारा दिया, मुझे लगता है कि 100 के करीब या 100 से कम मुझे लगता है न्यूज़ पोर्टल्स होंगे जो जिस तरफ आपने इशारा किया। बड़े नौजवान बच्चे हैं, ठीक है, स्कूटी रखी है, बाइक रखी है, पीछे कैमरामैन है, आगे रिपोर्टर हैं, वो घूम रहे हैं, जिसे कहते हैं खबर की तलाश में। लेकिन जिस मयार की सहाफ़त जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, वो मयार जो है अदर्श जी आज वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। इश्यूज़ इतने हैं हमारी इस यूनियन टेरिटरी के। आप देखिए, यूथ के इशू हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू हैं, 4G के इशू हैं, यहाँ पे टोल प्लाजा पे लोगों ने शो डाला, अभी DDC पोल्स हुए, रोशनी लैंड स्कैम है। लेकिन आपको बहुत कम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो है ना वो मीडिया में नज़र आए। और एक दौड़ लगी है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट को खुश कैसे रखना है, क्योंकि जब तक आप एस्टैब्लिशमेंट को खुश नहीं रखेंगे तब तक आपको मुराद जो है वो नहीं मिलेगी। तो वो फैसिलिटीज़ अगर आपने एंजॉय करनी है, आज आप देखिए, एक जर्नलिस्ट बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैं एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हूँ। ये वो बात होगी कि जिस तरह अभी हमारे हाई कोर्ट ने 26 एडवोकेट्स को डेजिग्नेट किया, उनको सीनियर डेजिग्नेट किया। तो डेजिग्नेट कैसे किया कि हमने दरखास्तें दी, हमने कहा कि हम बहुत अच्छे वकील हैं, हमने टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ लॉ हमारी 50, 100, 150 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। तो हाई कोर्ट ने असेस किया एक क्राइटेरिया के तहत, तो हमें डेजिग्नेट कर दिया हमारे 26 लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या यही 26 लोग इस पूरी रियासत में या यूटी में, अब हम इन्हीं को ब्रांड करेंगे कि क्योंकि अब इनको हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है, क्योंकि उन्होंने खुद दरखास्त दी। अब जिन 2500 लोगों में से जो बाकी लोग भी प्रोफेशन कर रहे हैं, जिन्होंने दरखास्त नहीं दी, क्या वो काबिल नहीं है? क्या उनकी काबिलियत ख़त्म हो गई? तो मेरी कहने की ये बात है कि मैं खुद सड़क के ऊपर किसी को कहूँ कि मैं सीनियर एडवोकेट हूँ या मैं एडवोकेट हूँ, मेरा चलान मत करो, तो मुझे लगता है मैं अपने प्रोफेशन की तौहीन कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैंने
ट्रैफिक के कानून की वायलेशन की है तो मुझे वॉलंटरली कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे अपना कंडक्ट, मुझे अपनी तालीम जो है वो सड़क पे दिखानी चाहिए। लेकिन सड़क पे हम कैसे बिहेव करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके लिए आप देखिए म्यूज़िक के पहले घराने होते थे जी, ठीक है, कि अगर आपको म्यूज़िक सीखना है, मुझे अभी मेरे एक अंकल हैं खालिद हुसैन साहब, पंजाबी के वर्ल्ड फेम राइटर, वो मुझे कह रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान के गज़ल गायक वो पाकिस्तान गए लाहौर में अपना उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए, उन्होंने किसी उस्ताद के पास जाकर वहाँ पे 6 महीने या 1 साल उनसे ट्रेनिंग हासिल की कि मेरा उर्दू का जो अदायगी है उसमें कोई ना कोई गलती हो जाए, प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं। आज आप देखिए जो बच्चा जिसे कहते हैं, जिस तरफ आपने भी इशारा किया, वो बच्चा सीधा चौधरी लाल सिंह के पास भी माइक लेके पहुंच जाता है, वो सीधा कोशिश करता है एलजी साहब के पास भी पहुंच जाता है, किसी कमिश्नर के पास भी पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उनका ये जो खाने पीने का सिलसिला है वो चल कैसे रहा है, क्योंकि तनख्वाह तो है नहीं। अब मेरे पास भी बच्चे आते हैं, मैं बड़ा उनको इनकरेज करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को पैसे नहीं दिए मेरा इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन ये बच्चे अपना सिलसिला चला कैसे रहे हैं आदर्श जी। और दूसरी बात, गुरु के बिना कहाँ गति होती है, आप मुझे बताइए। आज अगर सनी जी के आर्टिकल्स जो हैं वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, एक्सेलशियर में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हेरिटेज पे लिखते हैं, टूरिज़्म के ऊपर लिखते हैं, जम्मू का जो हमारा मुबारक मंडी की जो डाइलैपिडेटेड कंडीशन है हमारे कॉम्प्लेक्स की, और लोग अगर इनको इतना फीडबैक देते हैं और एक्सेलशियर जैसा पेपर इनको स्पेस देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि सनी जी की जो ट्रेनिंग है वो एक लेबॉर्ट्री में हुई है। और मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि आप जो मर्जी कह लीजिए, अगर जम्मू कश्मीर में आज के इस मॉडर्न दौर में अगर सहाफ़ी पैदा हुए, उसमें कश्मीर टाइम्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू में मैं तो ये कहूँगा कि मैक्सिमम जितने भी अच्छे देखिए, और सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, डोगरी हो, सब पे जो उनकी भी है। कमांड देखिए थी। वहाँ पे वेदपाल दीप जी होते थे जी, डोगरी सेक्शन, शायद वही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, चलाया उन्होंने। तो आप ये देख लीजिए आज हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के नामवर सहाफ़ी हैं, अगर आप उनकी बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कश्मीर टाइम्स देखेंगे। और आप देख लीजिए, मैंने सुना है कि वेद जी जहाँ कहीं भी हो दुनिया के हिस्से में या जम्मू में कहीं कितना भी मसरूफ़ हो, लेकिन वो शाम को 8:30-9 बजे एडिटोरियल के लिए दफ्तर जो है वो पहुँचते ही पहुँचते। वेद जी के बारे में मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ कि हमारे प्रेस क्लब का एक यहाँ से ग्रुप गया था पाकिस्तान में जी, तो जब उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से, उन्होंने वेद जी नहीं आए, पहला उनका वर्ड था। शिखर साहब, आपने 2 बातें इसमें कही, दोनों बातें मेरी दुखती रख पे हाथ रखती है आपने जी, जो मेरे दिल की बात हो कह रही। पहली एक्रीडेशन की बात, एक्रीडेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट ये बना देते हैं, इनको बहुत बार हमने लड़ाई की। ये कहते हैं एडिटर जो है वो एक्रीडेटेड नहीं हो सकता, एज पर लॉ आप एग्रीडेटर उसके कॉरेस्पॉन्डेंट हो रहा था। कुछ फैसिलिटीज एग्रीडेशन में उन्होंने दी हुई है एग्रीडेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, ठीक है, कुछ रेलवे का फेयर्स है, उसमें कुछ कंसेशन है या कुछ हो रहा है। बट यहाँ पे कवरेज की बात आती है, यहाँ पे न्यूज़ की बात आती है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है, तो आप कहेंगे एग्रीडेटेड को बुलाना है। मुझे बताइए, मेरा एग्रीडेटेड मेरे बगैर न्यूज़ क्या लगाएगा? फिर जम्मू जैसी जगह पे यहाँ पे एडिटर ही रिपोर्टर है, एडिटर ही प्रिंटर है, एडिटर ही पब्लिशर है, उसको इग्नोर करके आप एक्रीडेटेड की बात करते हैं। ये मैं हमेशा लड़ाई करता हूँ। दूसरी बात ये आपने कही पोर्टल के बारे में, मैं सर आपको ये बता दूं कि मैंने जब अपना अखबार, मैंने क्या, जो भी बंदा अपना अखबार शुरू करता है उसकी CID रिपोर्ट होती है, उसकी इंक्वायरी होती है, पुलिस की इंक्वायरी होती है, उसके अलावा कॉरपोरेशन की हेल्थ वाइज रेवेन्यू की हर चीज़ की उसकी इंक्वायरी करने के बाद उसको डिक्लेरेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। और आज की डेट में 3000 का मोबाइल लेके के डमी हाथ में पकड़ के उन सब जगह पे जाते हैं जहां हमें नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी को कितना करता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं बच्चे, मैं आपको इस चीज़ को, हालांकि ये एक ऐसा फील्ड है, क्रिएटिविटी किसी में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जर्नलिज्म का तभी आप अच्छा लिख सकते हैं।
हमारे बच्चे दूर दराज इलाकों से मैं देखता हूँ यही पोर्टल्स के बड़ी अच्छी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लड़के, बहुत अच्छे कर, पोर्टल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है लड़के का, सोशल मीडिया और पोर्टल इसमें बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इनके लिए कम से कम कोई लाभ होना चाहिए। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जब भी हम जर्नलिज्म करते हैं, आप देखिए जब भी, क्योंकि मुझे तजर्बा है, क्योंकि मैंने सिस्टम के खिलाफ मैंने बड़ी लड़ाई की, अभी भी लड़ रहा हूँ। सबसे आसान जो आर्गूमेंट है, अगर आपने किसी शख्स को हिट करना है जो सिस्टम के खिलाफ, आप सबसे पहले उसको कहेंगे ये ब्लैकमेलर है। जी ठीक है। आप कोई सिस्टम के खिलाफ जिसे कहते हैं, आप स्टोरी कर लीजिए अदर जी, आप किसी बड़े आदमी को हिट कर लीजिए, तो सबसे पहले जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगेगा वो ये लगेगा कि आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप ब्लैकमेलर हैं, आपके कोई एक्सट्रीनियस रीजंस हैं, कोई एक्सट्रीनियस कंसिडरेशंस। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब आपके तथ्य बिल्कुल क्लियर हैं, जब आपके फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, और जर्नलिज्म की ये डिमांड है कि अगर आप कोई स्टोरी कर रहे हैं, यू आर हिटिंग अगेंस्ट शेख शकील, तो मुझे लगता है कि जब आपके पास तमाम मेरे खिलाफ मवाद आ ही चुका है और वो इस्टेब्लिश्ड है, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप स्टोरी फाइनलाइज करने से पहले मुझे टेलीफोन कर लीजिए, और जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा पक्ष है, वो भी ज़रा जान लीजिए। जी ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारे पास इस किस्म का एविडेंस आता है, तो हम लोग ना बड़ा, हमें लगता है कि मेरे पास अब ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव है, तो मैं इसको चला दूँ। लेकिन हो सकता है, देखिए अब कल की मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आप देखिए इस टाइम फेक न्यूज़ कैसे चलती है। कल आप देख लीजिए कि कल एक खबर चली कि डीसी डोडा जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, और उनकी जगह सहरिश असगर जी जो हैं, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल, उनको डीसी डोडा बनाया गया है। इमीडिएटली तमाम पोर्टल्स पे, सोशल मीडिया पे ये खबर चल पड़ी, लेकिन थोड़े देर के बाद ही पता चल गया कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक है। तो हमें, जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की, तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब हम कोई भी स्टोरी पब्लिक डोमेन में लाते हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी शख्स के खिलाफ स्टोरी कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप उस आदमी की जो रेपुटेशन है, बिल्कुल ठीक है, आप उसके साथ, आप देखिए उस समाज में जहाँ वो रहता है उसकी क्या हालत होगी। अभी आप देखिए कि किसी शख्स के खिलाफ रेड होता है, तो मीडिया उस शख्स को ऐसे, अभी रेड ही हुआ है उसके घर में, तो हम उसको ऐसे पेंट कर देते हैं समाज में, और 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वो प्रॉपर्टी भी उसको रिलीज हो जाती है, सब कुछ, जिसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे, जिसे कहते हैं। लेकिन वो जो मीडिया ट्रायल होता है वो नहीं होता है, वो मीडिया का ट्रायल देख लीजिए, तो जो 50 पोर्टल वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और 2-2 मिनट के बाद हम एक्सक्लूसिव बताने की कोशिश करते हैं कि इनके घर में इनका एक बैंकेट हॉल भी था, इनके पास 6 गाड़ियाँ थी, इनके पास इतने मोबाइल थे। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे नए साथी जो इस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, एक ये जो वर्ड है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, मुझे लगता है इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और कभी कोई मुश्किल भी आती है, तो आप जैसे जो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस पेशे में दे दी है, तो उनसे पूछना भी चाहिए कि सर ये हमारे पास स्टोरी है, हम इसको कैसे करें, बात को कैसे रखें। देखिए बात ऐसे मैं आपको बताऊँगा, मेरे बड़े फाजिल सीनियर एवी गुप्ता साहब, जी, मैं उनके साथ बहस कर रहा था, आदर्शपाल जी, मैं आपको बताऊं, ये मैं चाहता हूं जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए, जब मैं बहस कर रहा था तो मैंने बड़े जज्बात में आके ये कहा कि एवी गुप्ता साहब झूठ बोल रहे हैं जी। तो मैंने जज साहब के साथ बड़ी जज्बाती बहस कर दी। कोई 3 दिन के बाद मुझे एवी गुप्ता साहब मिले, उन्होंने कहा मैं आपको एक बात कहूँगा, लेकिन अगर आप माइंड ना करें। देखिए कितने सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, अथॉरिटी हैं कानून के। उन्होंने कहा शकील, आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते थे कि लॉर्डशिप, इट अपेयर्स दैट मिस्टर गुप्ता हैज नॉट बीन ब्रीफ्ड प्रॉपर्ली, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट यू आर अ लायर। इंस्टेड कि मैंने इतने सीनियर और इतने बुजुर्ग वकील को मैंने ओपन कोर्ट में कह दिया कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये मिस्टर गुप्ता इज मिसलीडिंग द कोर्ट। तो मैं आपको बताऊं दर्शी, उस दिन से लेकर आज तक, ये कोई 15 साल पहली बात है, मैंने जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं गल गंडी बन ले, कि मैंने कैसे कोर्ट को एड्रेस करना है, मैंने कैसे अपने सीनियर्स के साथ बात करनी है, और कोर्ट में मैंने कैसे सबमिशंस रखनी है। मैं बड़ा जज्बाती वकील हूँ, बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ उठाता हूँ, लेकिन एक चीज़ का उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैंने
जो एक डिसेंसी और जो पार्लियामेंट्री एक लिमिट है उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो ये मैं जर्नलिज्म के साथ जोड़ना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल से सही बात कही। और आपने ये भी देखा कि आजकल जो केस है, एक तो कोर्ट में चलता है, दूसरा मीडिया में ट्रायल अलग से। हाँ सनी जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने हमारे बहुत सीनियर थे जिनसे हम सीखते थे। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने जब वो अखबार निकाली, वेद जी के साथ मैं बैठा था दिल्ली में, कॉफी हाउस में बैठे थे, तो मेरे बात की तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं। वो वहाँ पे एच.एन. बहुगुणा उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच दी थी। तो मुझे दूसरे दिन कहते हैं, यार ये स्पीच बड़ी लंबी चौड़ी दे दी है इसने, यार एक उस पर क्या लिखेंगे हम एक पैरे पे। मैंने सर मैं कोशिश करता हूँ। मैंने उनको पैरा बनाया एक बना के, तो मैंने कहा ये कहा, कहता कल से अखबार निकाल दें। मतलब ये उनका एक एक्सपीरियंस था, सब कुछ था। अब सनी जी पोजीशन ये है कि हर आदमी पत्रकार बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है ये भी आप बताएंगे, और सीखना भी नहीं चाहता। तो भविष्य क्या रहेगा? आपने जो बात कही, मैं उसी की कड़ी को आगे चलाता हूँ कि न्यूज़ वैल्यू को समझना, नोज फॉर न्यूज़ का होना, जो आप में उस वक्त वसीम जी ने देखी और आपको उन्होंने कहा ठीक है कल से निकाल दो, क्योंकि ही सेंस्ड कि इस शख्स के अंदर वो न्यूज़ की वैल्यू को समझने की एक क्षमता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। हमने जब नई कश्मीर टाइम ज्वाइन करी थी, तो मुझे सरकारी प्रेस नोट आते थे बनाने के लिए। कभी भी जहाँ तक मुझे रिकॉर्ड है, हज़ारों नहीं लाखों प्रेस नोट्स को हमने अपने हाथों से निकाला होगा, सरकार के भी और इदारों के भी, पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के भी और बाकियों के भी, NGOs के भी। कोई भी प्रेस नोट हमें एज इट इज प्रिंट करने की ना इजाज़त थी और ना ही एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म कहते थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस कि इसमें से न्यूज़ वैल्यू को ढूंढो। हो सकता है जो न्यूज़ है वो चौथे पैरा में हो, तीसरे पैराग्राफ में हो, कि ये कहना क्या चाहते हैं लोग। लेकिन लोगों का एक नज़रिया होता है कि शुरू हमारी नाम से हो, कि हम 4 बंदों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हमारा नाम है, हमने ये किया। लेकिन किया क्या, खबर वो है, क्या किया वो खबर होती थी। तो आजकल के ज़माने में मैं देखता हूँ कि प्रेस नोट्स को स्टडी नहीं करते लोग, उसकी न्यूज़ वैल्यू नहीं स्टडी करते, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाते हैं कहीं। सिमिलरली जर्नलिज्म में अभी शकील साहब ने भी जैसे बताया, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं। हमने एक सिस्टम में ओपिनियन क्रिएट करना होता है, प्रो और अगेंस्ट, ये अपने इंडिविजुअल सोच या इंडिविजुअल पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। लेकिन होता क्या दशपाल जी, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन ओपिनियन वी गेट गाइडेड बाय द पीपल। अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई NGO या कोई और इदारे हमें गाइड करेंगे, तो फिर वो जर्नलिज्म नहीं, वो फिर एक स्टीरियोटाइप जिसे कहते हैं ना, स्टेनोग्राफी हो जाती है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज मीटिंग है, आप आ जाइए। हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाएंगे, जो बोला होगा वो वर्बैटम छप जाएगा। वेयरएज़ होना ये चाहिए कि आप देखो कि न्यूज़ कहाँ है। शकील साहब शहर के इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज करते हैं, आपने भी सुना होगा, इट्स बिकम ए वॉइस टू रेकन विद। ये काम जर्नलिज्म का नहीं था। चूंकि ये वकील है, मैं आपको वकालत से बताता हूँ कि पुराने ज़माने में बिना क्वालिफिकेशन के सिर्फ वकीलों ने ही न्यूज़पेपर्स निकाले थे, बिकॉज ये एक वॉइस होते थे। मदन मोहन मालवीय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी, ये कोई क्वालिफाइड या किसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए लोग नहीं थे। इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ने के लिए कई न्यूज़पेपर निकाल दी, बिकॉज ये अंग्रेज़ों के ओपिनियन को काउंटर करके भारतीयों को एक ओपिनियन देना चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए। वो एक मुहिम बनाते थे लोग। आज अगर आप अपना ओपिनियन ना बना के, अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज ना करके लोगों पे डिपेंड करोगे कि वो आपको क्या गाइड करेंगे, तो जर्नलिज्म वहीं डेड हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो शकील जी ये हो गया है कि सिस्टम की कट और पेस्ट का जमाना आ गया है। आपके न्यूज़पेपर के कितने पेजेस बढ़ रहे हैं, उनमें कितने आपके काम के हैं, कितने नहीं। बाकी की अखबार कहाँ यूज़ होती है, कैसे होती है, वो अभी सर्कुलेशन की बात करते हैं कि बहुत सर्कुलेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। यहाँ तक शकील साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से सर्कुलेशन आपकी एक अखबार है, ये वेद क्योंकि जब जर्नलिज्म की बात करें हम, तो कहीं भी कोई ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें वेद जी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो कहते थे कि एक अखबार छाप के उसमें आपकी खबर छपी है, जो खबर है बीच चौक में फेंकाओ, बाकी सब जगह पहुंच जाएगी। क्या बात, वही सर्कुलेशन है। आज है 2.5 लाख 3 लाख सर्कुलेशन, आपके 12 पेज है, 14 पेज है, 16 पेज है। तो कहाँ तक, कितनी देर तक ये सिलसिला चलता है? आप रजी में आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारे यहाँ गज़ल के किंग थे मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब।
जगजीत सिंह से कह। आप देखिए उस मेयार के जो गज़ल गायक हैं ना, आज आपको मिलेंगे। आज आप देखिए हमारे रियलिटी शोज होती है, नए नए बच्चे आते हैं, बिल्कुल वो आजकल सब कुछ रिकॉर्डेड है, म्यूज़िक सिर्फ आपको बोल रहे हैं, कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ आज के जर्नलिज्म को वही जो रियलिटी शोज़ हैं उसके साथ, जिसमें वो कोई बच्चा जयपुर का, कोई बॉम्बे का, कोई हमारे रामनगर का, कोई ठाठरी से, तो हम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन बच्चों का शो कराते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ये भारत की आने वाली आवाज़ें। मैं फिर एक बात कहूँगा, जब तक आप एक उस्ताद के पास, एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाएंगे, रिफाइन आप तब तक रिफाइन, आपके अंदर रॉ टैलेंट हो सकता है, लेकिन उसको refine- आप अच्छे लिखारी हो सकते हैं, लेकिन जब तक एक उस्ताद उसकी वेटिंग नहीं करेगा। हम लोग रिपीटिशन लिखते थे तो मेरे सीनियर थे जीएस कोतवाल जी, तो उन्होंने रेड पायलट पेन रखे होते थे, हम लॉन्ग हैंड में लिखते थे अदर जी। जब हम लॉन्ग हैंड में 15-20 पेज लिखते थे तो वो पायलट पेन से, रेड पेन से उसके ऊपर करेक्शन करते थे, फिर क्या चीज़ बनती थी मैं आपको बता नहीं सकता। आज आप देखिए कि अगर आप इस किस्म से अगर बच्चों को तराशना चाहते हैं, एक तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं, मैं आपको साफ बात करता हूँ, ठीक है। मुझे कई बार टेलीफोन आता है किसी बच्चे का कि सर वो आपका इंटरव्यू कर देता, मैं कहता हूँ यार थोड़ा देर वेट करो, या मैं अभी बिज़ी हूँ या कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद कहते अच्छा सर मैं कहीं और चला जाता हूँ। मतलब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनको बस ये कि दिन में उनका एक टारगेट है, उन्होंने 2 या 3 इंटरव्यू करने। मैं कई बार इन बच्चों को ये भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा आपने जम्मू कश्मीर में कि मतलब जिस शख्स का आपने इंटरव्यू नहीं किया है। गोलगप्पे कौन बना रहा है अच्छे, आपने उसका भी इंटरव्यू किया है। कच्ची छोली में पान कौन अच्छा बना रहा है, हमने उसका भी इंटरव्यू किया, ठीक है। एक जर्नलिज्म का एक मेयार, नो डाउट एक मेयार जिसे कहते हैं कि मतलब ये लोग भी मेहनती हैं, लेकिन लेकिन न्यूज़ क्या वो तो समझो। न्यूज़ जिस तरफ सनी जी ने इशारा दिया, न्यूज़ सेंस, न्यूज़ वैल्यू किस चीज़ की, वो तो समझिए। आप देखिए हमारे यहाँ पे इस शहर के अंदर आप देखिए चाइल्ड लेबर कितनी ज़्यादा है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए बैगिंग कितनी ज़्यादा है, कितनी स्टोरीज आप देख रहे हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर। हमारे यहाँ पे लोगों के घरों में चाइल्ड लेबर है, किश्तवाड़ के बच्चे 10-10 साल के, 11-11 साल के लोगों के घरों में मुलाजिम है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए डोमेस्टिक हेल्प है, क्या इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पहले होता था, आपने कितना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और कितनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो हैं वो आपने देखी हैं यहाँ पे। बस सरकार ने इशारा दे दिया, रोशनी और एक लिस्ट दे दी, बस आपने उस सुबह से लेकर शाम तक। मुझे अभी किसी का फ़ोन आया, आप देखिए जिस दिन से आदर्श जी डीडीसी के पोल्स का रिजल्ट आया है या उसकी कंपेन खत्म हुई है, उसके बाद रोशनी डेड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने उसको सुपुर्द खाक कर दिया, ठीक है। और अब मज़ेदार बात मैं आपको देखिए, डॉक्टर नसीब चंद डीगरा प्रिंसिपल थे जीएमसी, जी जी, जब तक प्रिंसिपल रहे तब तक जम्मू में कोरोना रहा, लेकिन जो ही उनको हटाया गया प्रिंसिपल की कुर्सी से, कोरोना जम्मू में खत्म हो गया है, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई टास्क असाइन किया गया है जी ये नहीं मैं कहूँगा तमाम मीडिया हाउसेस को, कि किसी तरीके से डॉक्टर डीगरा जो कि एक शरीफ आदमी है, उसको मे बी ही इज नॉट एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज अ गुड डॉक्टर, मे बी उनको किसी ने अपनी टीम ने साथ नहीं चली होगी, लेकिन कहने की ये बात है कि हमने एक नैरेटिव शुरू कर दिया, एक नैरेटिव हमने बिल्ड कर दिया। अभी मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ 82 लाख रुपए की कटलेरी जो है जी महबूबा मुफ्ती ने कर दी। वो महबूबा मुफ्ती अपने घर ले गई वो 82 लाख रुपए की कटलेरी, लेकिन अब कहीं से इशारा आया है और अब हमने ये चीज चलानी है। बिल्कुल, कोई शख्स जो है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, देयर इज नो वन टू पुट क्वेश्चंस टू द स्टेट। और सर देखिए क्वेश्चन किसको किया जाता है आदर्श जी, आप मुझे बताइए। क्वेश्चन उसको किया जाता है जो पावर में है, जो पोजीशन पे है, ठीक है। तो आज क्वेश्चन किसको करें हम? आज अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो अटैक फिर अपोजिशन पे आता है, ठीक। तो ये माहौल जो है ये तभी बनेगा जब यहाँ पर कद्दावर जर्नलिस्ट जो हैं वो पैदा होंगे, जो कि बोल्ड होंगे, जिनको फाका कशी में रहने की भी आदत होगी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अभी भी हमारे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो फाका कशी में हैं, लेकिन जिन्होंने हालात के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल आप देखिए फिर आज आके बात जिसे कहते हैं ना वेद जी पे पहुंचती है,
ठीक है। आज आप देखिए, अगर आप लंदन में भी चले जाएं, आप BBC लंदन में चले जाएं, तो अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात होगी, तो अगर किसी जर्नलिस्ट को कोई रिकॉग्निशन है तो वो वेद वसीम। बिल्कुल सही कहा। मैं बात साफ नहीं, करूंगा, बिल्कुल, कोई इसमें नाराज कोई- बेशक हो जाए इस नहीं, बात नहीं, के इसमें कोई दो ऊपर, राय नहीं, ठीक है। दो क्यों? राय नहीं। क्योंकि उस शख्स की अपनी जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल बिल्कुल। बड़े कम किए, मैं आपको ये साफ कहूँगा। क्योंकि जो आपके एक्शंस होते हैं ना, जो आपका काम होता है, वो आपकी कलम से बोलता है जी। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप एक तरफ से सिस्टम के साथ भी हैं और आप सिस्टम को हिट भी कर रहे हैं। तो मुझे कई बार सनी जी के साथ में जब बैठता हूँ, बात चलती है, तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, एक हमारे यहाँ के बड़े स्पोर्ट्स लवर थे, स्पोर्ट्स प्रमोटर थे, तो उनका नाम चल रहा था शायद काउंसिल की मेंबरशिप। ये किसी ज्ञान, ये जो अवार्ड्स होते हैं हमारे जी जी। पद्मश्री वगैरह के लिए, तो किसी ने वेद जी को शाम को फ़ोन किया और वेद जी को उनका अच्छा ओपिनियन नहीं था। तो वेद जी को किसी ने कहा, जी दिस मैन इज हेडिंग फॉर पद्मश्री। आप यकीन कीजिए, फ्रंट पेज पे खबर लगती है कि स्पोर्ट्स स्विंडलर हेडिंग फॉर पद्मश्री, एंड हिज नेम वाज ड्रॉप्ड वेरी नेक्स्ट। एंड वेरी नेक्स्ट डे हिज नेम वाज ड्रॉप्ड। आप देखिए, ये सहाफत होती थी, ये जर्नलिज्म होता था। आज आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में द मोस्ट टेंटेड ब्यूरोक्रेसी इज इन प्लेस राइट नाउ, ठीक है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहती है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ पॉलिटिशियन चोर है, और यही नैरेटिव जो है ना, मीडिया में भी बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन मीडिया को मालूम भी है कि कितने हमारे ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स जो है वो करप्शन में मुलविस है, ठीक है। लेकिन कितनी स्टोरीज आप देखते हैं, ठीक है। और सनी जी ने सही कहा, ये मुझे नहीं PIL करके हाईलाइट करना चाहिए था, ये तो मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए था कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, IAS है, बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी के साथ बैकयार्ड में बैठा हुआ है, ठीक है, किसी लैंड स्कैम में फंसा हुआ है, करप्शन में फंसा हुआ है। लेकिन इस किस्म की खबरें जो हैं, वो फिर आ जाके इनको उठानी पड़ती वही हम शकील साहब, हमारा एक ही मकसद था यहाँ आपको तकलीफ देने के लिए, सनी जी को भी, कि हम चाहते हैं, हम ये लड़के काम कर रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं, दौड़ते भी हैं। आपने कहा खाते कैसे हैं, गुजारा कैसे होता है, वो भी बेचारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन एक बात इनको कह देना चाहते हैं, कम से कम जो भी स्टोरी करते हो उसको जान लेना चाहिए, बैलेंस होना दोनों चाहिए। ये sides का नहीं है opinion एक बात, एक कहावत है कि कौवा कान को ले गया तो कान नहीं देखना, कौवे के पीछे भाग जाना। तो यही मेरा एक मकसद था कि मैं आप जैसे सज्जनों को यहाँ पर बुलाकर एक ऐसी चीज इनके सामने बनाऊं कि बच्चे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, इनकी अभी उम्र सीखने की है, बजाय सीखने के अपने आप को ज्यादा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाने का समय बहुत है आपको, आप आगे आओगे जब स्टोरी करोगे, जब देखोगे, आप खुद ही खुद आगे चले जाएंगे। जकील साहब, सनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।